ओके। मार्जिनल का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेवेंस कॉस्टिंग या रिलेवेंट कॉस्टिंग। ठीक है। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए अपन ये जो कंसेप्ट है अपन वो यूज करते हैं। ठीक है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि ये रेगुलर जो मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना टेक्निक है कि जैसे अगर अपन कभी प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह चार्ज करते हैं तो अपन टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर करना जरूरी। अगर अपन सिर्फ ये सोचे कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, बेस तो फिक्स कॉस्ट कभी रिकवर करोगे? बिजनेस चलाने के लिए फिक्स कॉस्ट भी पे करना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अपन ऐसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन जनरली टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स ये अपन यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जहाँ पे तुम लोग अपना रेगुलर जो कॉस्टिंग का टेक्निक्स है या प्रिंसिपल्स है वो तो लोग फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए ऑलवेज ये अप्लाई किया तो बिजनेस पूरा लॉस पे जाएगा, तो ये सभी के मीन्स रेगुलर बिजनेस लाइफ में ये यूज नहीं करना है। लेकिन कहीं पे कंपनी अगर फंस गई है, कोई ट्रिकी सिचुएशन में कंपनी आ गई है और उससे कंपनी को बाहर आना है, ठीक है, एक आध दो ऑर्डर के लिए ये टेक्निक अप्लाई करना है, तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी रेगुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए ये टेक्निक यूज नहीं करना है। आया समझ में? ठीक है। तो रिलेवेंस कॉस्टिंग में कुछ एग्जाम्पल देने को बता ट्राई करता हूँ। जैसे अ, अगर सपोज कंपनी को कोई ऑर्डर मिला, ठीक है, कंपनी ने वो ऑर्डर जैसे वो हमने एक सम सॉल्व किया था की फैक्टर का बॉटल्स एंड टॉयज वाला। तो सपोज कंपनी ने टॉय का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, टॉय बनाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो जस्ट एक इमेजिन करते हैं कि टॉय क्या था। तो एक सपोज कार था। ठीक है। तो कार में उसका बॉडी रहेगा, उसका व्हील्स रहेगा और बाकी का जो डेकोरेटिव चीजें वगैरह रहेगा वो सब वो लोग को बनाना है। अब ये लोग ने ऑर्डर बनाना स्टार्ट किया, सपोज बॉडी बनाना स्टार्ट किया, अभी व्हील्स बनाना बाकी है, और तब भी दोनों कंपनीज के बीच में झगड़ा हो गया और सामने वाली कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब ये केस में जो अपनी कंपनी है कि जो कार का बॉडी बना चुकी है, ठीक है, अभी उस पे व्हील्स वगैरह बनाना बाकी है। अगर वो व्हील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पहले ही पैसा डाल दिया है वही अभी रिकवर नहीं हो रहा है क्योंकि सामने वाले ने ऑर्डर कैंसिल किया, डिस्प्यूट में है। ठीक है। तो वो लोग उसको कंप्लीट तो करना कोई सवाल आता ही नहीं है। तब ये बॉडी का करे क्या? और एक बार प्लास्टिक को तूने यूज कर लिया ना, उसको मेल्ट करके वापस रीयूज किया ना, तो प्लास्टिक का क्वालिटी डिटोरिएट होता है। वो सेकेंड हैंड प्लास्टिक में काउंट होता है। वो तो लोग थोड़ा भी ऐसे जोर से प्रेस करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और जो ओरिजिनल प्लास्टिक रहता है वो अनब्रेकेबल रहता है, तो लोग उसको कितना भी फोल्ड करो वो टूटता नहीं। ठीक है। तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली जो ये बिजनेस पे सालों से काम कर रहा है उसको ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हमने मेल्टेड प्लास्टिक से बनाया है, सेम क्वालिटी है, तो वो सब तो होता नहीं। अब ये केस पे अपनी कंपनी ने सपोज दूसरी कोई कंपनी को अप्रोच करना स्टार्ट किया, जो अलग अलग टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो लोग को अप्रोच करना स्टार्ट किया और उन लोगों को बोला कि हमारे पास ये प्लास्टिक का कार है, ठीक है, आप ले लो। अब सामने वाले बोलेंगे कि हमारे पास क्यों आ रहे हैं, पहले तो आप आते नहीं थे, तब भी क्यों आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट क्यों ला रहे हैं, बाकी के भी प्रोडक्ट लेके आओ, हम लोग को ट्रक भी चाहिए, हम लोग को बाइक भी चाहिए प्लास्टिक का वगैरह, तो आप सिर्फ एक कार ही क्यों लेके आते हैं? तो उनको मार्केट में न्यूज एकदम फास्ट स्प्रेड होता है। तो मार्केट में न्यूज स्प्रेड हो जाएगा कि इनके पास अभी कार है, ठीक है, जो ये लोग को बेचना है। तो सामने वाला कंपनी भी वो बोलेगा कि जैसे वो सब में प्राइस था 3 रुपए का, ठीक है, तो बोलेगा कि मैं 2 रुपए में देता हूँ। ठीक है। तो ये केस में अगर अपन रेगुलर कॉस्टिंग अप्लाई करने को गए कि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ठीक है, तो वो अप्लाई हो ही नहीं सकता। अभी तो ना फंसे हुए हो। अगर तुमने वो कार को 2 रुपए में नहीं बेचा तो वो जो कॉस्ट डाला है वो भी तुम्हारे सिर पे गिरेगा। तो 2 रुपए तो 2 रुपया, कुछ पार्ट ऑफ द कॉस्ट तो रिकवर हो रहा है, बेच दो। पॉइंट आया समझ में? तो वहां पे जो अपन टेक्निक यूज कर रहे हैं वो रिलेवेंट कॉस्टिंग है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, जो कॉस्ट हमने ऑलरेडी इंकर कर लिया है वो अभी संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट यानी कि तुम लोग ऑर्डर को आगे बढ़ा पाओगे नहीं बढ़ा पाओगे, वो कॉस्ट वापस नहीं आएगा।
ठीक है, तो वैसे कॉस्ट को बोलते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट यानी कि ऐसा कॉस्ट कि जो तुम कोई भी डिसीजन लो वो कॉस्ट रिकवर नहीं होगा, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट ऑलरेडी अपन इनकर कर चुके हैं, उसका जो बॉडी का पार्ट बना दिया है वो अपने लिए संक कॉस्ट है। अभी टायर बनाए कि नहीं बनाए ये अपने को सोचना है। तो अगर अपने को आगे ऑर्डर मिला, सपोज 2 रुपए में वो सामने वाला पार्टी अपने को बोल रहा है कि हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और उस पर अगर टायर का कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो वो बना के मीन्स वो क्लियर कर लो स्टॉक, वरना तुम लोग के सिर पे गिरेगा पूरा स्टॉक। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। तो ऐसे टाइम पे रिलेवेंट कॉस्टिंग का टेक्निक यूज होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि रिलेवेंट कॉस्टिंग रेगुलर प्रोडक्ट लाइन में अपन यूज नहीं कर सकते, जहां पे ऐसा कोई फंसे हुए सिचुएशन में अपन आ चुके हैं, ठीक है, वन टाइम ऑर्डर अपने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट में अपन एंटर हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ अजीब सिचुएशन है कि जो रेगुलर बिजनेस नहीं है, तो वहां पे तो लोग ये रिलेवेंट कॉस्टिंग यूज करो। पॉइंट आया समझ में? अब पहले मैं दोनों को जनरल प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि ये क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, और उसके बाद में अपन वन बाय वन एलिमेंट वाइज रिलेवेंट कॉस्टिंग का टेक्निक अप्लाई करने को ट्राई करेंगे। तुम लोग को मेन यहाँ पे समझना क्या है कि जो अपना कॉस्ट शीट रहेगा उस पर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड वगैरह सब कुछ लेते हैं। तो इसमें से जो रिलेवेंट रहेगा ना वो ही अपन कॉस्ट शीट में लिखेंगे, जो रिलेवेंट नहीं है उसको कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाएगा। तो पहले तो लोग को ये पता रहना चाहिए कि क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो अपन पहले वो सीखने को ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग पहले जनरल रूल सीख रहे हैं कि जनरल रूल्स क्या है, क्या रिलेवेंट आएगा क्या रिलेवेंट नहीं आएगा। बाद में स्पेसिफिक टू सिचुएशन हम लोग रूल सीखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जनरल रूल ये है कि हर टाइप का वेरिएबल कॉस्ट ये आएगा रिलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट है। अब टायर बनाना है तो उसका जो बनाने का कॉस्ट है वो अपने लिए वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर 2 रुपए में सामने वाला पार्टी मांग रहा है, ठीक है, और टायर बनाने का कॉस्ट ही 2.2 है, तो उससे अच्छा जो बॉडी बनाया जितना पैसा डाला है उसको डिस्कार्ड कर दो। बराबर है ना? क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है, यानी कि जो फर्दर वेरिएबल कॉस्ट इंकर करना है वो भी अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिलेवेंट है, वो तो अपने को सेल से रिकवर होना ही चाहिए, ठीक है। हर टाइप का फिक्स कॉस्ट जिसको अपन बोलेंगे एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट, एपोर्शन्ड फिक्स कॉस्ट, एपोर्शन को रिकवर्ड, अप्लाइड, सब कुछ एक ही वर्ड है। एग्जिस्टिंग, एपोर्शन, रिकवर्ड, एब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, फिक्स कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट रहेगा उसमें चाहे जो भी वर्ड्स वो लोग यूज करें, एग्जिस्टिंग, एपोर्शन, रिकवर्ड, एब्जॉर्ब, अप्लाइड, ये सब इररिलेवेंट है, ठीक है। ये अपने को रिकवर नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन सपोज वही अगर एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूं कि बॉडी बनने के बाद अगर उसको डिस्कार्ड किया तो भी फिक्स कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर हमने उसको टायर बना के 2 रुपए में बेच दिया तो भी अपने फिक्स कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो अपने लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। ये अपना पहला जनरल रूल। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल फ्यूचर कॉस्ट, ठीक है, स्पेसिफिक टू ऑर्डर इज रिलेवेंट, एंड ऑल हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आएगा फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट आर इररिलेवेंट, ठीक है। हर हिस्टोरिकल कॉस्ट चाहे वो फिक्स है या वेरिएबल है वो इररिलेवेंट में आता है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब कार का टॉय का ऑर्डर हमने ले लिया, ठीक है, अब टॉय बनाने के लिए अपने को मोल्ड चाहिए था तो हमने मोल्ड बना दिया। अब एक बार मोल्ड बनाया और ऑर्डर कैंसिल हुआ, अब मोल्ड का पैसा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये अपना फिक्स कॉस्ट है, जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो इररिलेवेंट है, ठीक है। वैसे ही सेम वे हमने जो प्लास्टिक यूज कर लिया, जो कार है वो उसके बॉडी के पार्ट को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वैसे रिलेवेंट आता है
लेकिन क्योंकि हमने वो प्लास्टिक यूज कर लिया है, बॉडी बना दिया है, अभी तुम लोग कार को आगे सेल करोगे या नहीं करोगे, वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं होने वाला। ठीक है, वो जो पैसा गया वो गया। पॉइंट आया समझ में? तो इवन वो भी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हिस्टोरिकल है, वो इरिलेवेंट आएगा। मैं इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग को ये शायद से समझ में आए। सपोज मैंने फ्लैट खरीदा, ठीक है, फ्लैट खरीदा और मैंने होम लोन लिया। अब होम लोन लिया, सपोज फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई से मैंने होम लोन लिया, ठीक है। आईसीआईसीआई वाले सपोज मुझे 10.2% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मेरा सिविल स्कोर वगैरह सपोज अच्छा नहीं था, तो उन्होंने मुझे 10.2% पे लोन दिया। अब मैंने वो लोन रीपे करना स्टार्ट किया, 5 साल चले गए। अब 5 साल के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं स्विच ओवर करता हूँ सपोज किसी और बैंक को, अभी मेरा सिविल स्कोर अच्छा हो चुका है, तो मैं किसी और बैंक में स्विच ओवर करता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने एसबीआई को अप्रोच किया, एसबीआई वालों ने मुझे सैंक्शन लेटर दे दिया कि हम लोग आपका लोन टेक ओवर करने को तैयार है, ठीक है। अब सपोज एसबीआई वाले मुझे 9.5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो 0.7% का मेरा सेविंग है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये केस पे तुम लोग यहाँ पे क्या सोचोगे कि पहले 5 साल में जो तूने ईएमआई पे किया, ठीक है, वो अभी एसबीआई में स्विच ओवर करने से रिकवर होगा क्या? वो नहीं होगा। एक बार जो पे किया वो गया, वो पैसा कोई वापस देने वाला नहीं है, ना आईसीआईसीआई ना एसबीआई। तो तुम लोग को सपोज लोन था 20 साल का, मैंने 5 साल आईसीआईसीआई में कंटिन्यू किया, तो पहले 5 साल में जो भी पे किया, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस पे किया, वो फिक्स कॉस्ट के नेचर में वो गया, वो वापस नहीं आएगा। 5 साल का जो इंटरेस्ट पे किया इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी गए, तो वो दोनों का रिकवर नहीं होने वाला है। 5 साल के बाद तुम लोग को आगे के टाइम का देखना पड़ेगा कि आगे के 15 साल में अगर तुम लोग आईसीआईसीआई में ही कंटिन्यू करते हो, तो दोनों का कैश फ्लो कितना होगा इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर्स। 20 साल का टोटल लोन है, 5 साल तो ऑलरेडी गया है, तो और 15 साल में आईसीआईसीआई में कैश फ्लो कितना रहेगा और एसबीआई में कैश फ्लो कितना रहेगा। तो रेट पे मत जाओ, रेट देखोगे तो 10.2 और 9.5, 9.5 अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ईएमआई के सिस्टम में इनिशियल ईयर्स में सिर्फ इंटरेस्ट ही रिकवर होता है, प्रिंसिपल बहुत कम रहता है। जब ये ऑलमोस्ट 50% टाइम स्पेंड हो जाता है ना, उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्ट होता है। तब तक तो अपन सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हैं। तो 5 साल तो उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट ही पे किया आईसीआईसीआई में। जब ये प्रिंसिपल आना स्टार्ट हो रहा था, तभी तो लोग एसबीआई में स्विच ओवर करे हो, अब एसबीआई पहले इंटरेस्ट रिकवर करेगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे केस पे तुम लोग को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना चाहिए, तुम लोग को कंसिडर ये करना चाहिए कि तुम लोग का टोटल कैश फ्लो कितना जाएगा एग्जिस्टिंग लोन में और न्यू लोन में, क्योंकि न्यू लोन में वापस एसबीआई तुम लोग से प्रोसेसिंग फीस लेगा, जो लीगल पेपर वर्क का कॉस्ट रहेगा वो तुम लोग से लेगा, वापस तुम लोग को रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह पे करना पड़ेगा, लोन पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वो सब का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब दोनों को कंसिडर करके ये चेक करना चाहिए कि कैश फ्लो कितना रहेगा दोनों ऑप्शन में, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी पास्ट में पहले 5 साल में तूने पीक जो प्रोसेसिंग फीस पे किया इन द नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वो इरिलेवेंट है। पहले 5 साल में जो इंटरेस्ट पे किया दैट इज इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वो भी इरिलेवेंट। एक बार वो पे किया वो रिकवर नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है। तो फ्यूचर कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अपने को समझ में आया। हिस्टोरिकल में कोई भी नेचर का कॉस्ट ऑफ फिक्स या वेरिएबल वो इरेलेवेंट है। अब फ्यूचर कॉस्ट क्या है? तो जो मैंने तुम लोग कभी होम लोन का एग्जांपल दिया, फ्यूचर कॉस्ट में सपोज तुम लोग आईसीआईसीआई से एसबीआई में जाते हो, रेट तुम लोग को ऑलमोस्ट 0.7 का कम आ रहा है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी एसबीआई में स्विच ओवर करते हैं। तो ये केस में एसबीआई में स्विच ओवर करने पे तुम लोग का फ्यूचर का इंटरेस्ट वो तो रिलेवेंट होगा, उसके साथ साथ एसबीआई वाले जो प्रोसेसिंग फीस लेंगे वो भी रिलेवेंट होगा, क्योंकि वो अभी दोनों को पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर कॉस्ट में स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों रिलेवेंट में काउंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल गाड़ी का बॉडी हमने बना दिया, अब बॉडी बनाने के लिए साचा कुछ अलग लगता है, टायर का साचा ऑब्वियसली अलग रहेगा, ठीक है। तो हमने बॉडी बना लिया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अभी दूसरे कंपनी को अप्रोच किया, वो बोल रहे कि मैं 2 रुपए में तुम्हारे से कार खरीदता हूँ। तो कार पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, टायर के बिना तो कार बेच नहीं पाएंगे, तो टायर बनाने के लिए अपने को नया साचा बनाना पड़ेगा।
तो वो सांचे का जो कॉस्ट है इवन वो भी अपने लिए रिलेवेंट होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है। जब तक वो इनकर नहीं करोगे, कार कंप्लीट नहीं होगा, कार कंप्लीट नहीं होगा तो तुम मार्केट में बेच नहीं पाओगे। आया समझ में? तो ये तो न का जनरल, सॉरी, ये तो न का जनरल रूल, और ये तो न का स्पेसिफिक रूल। ठीक है, तो ऑल फ्यूचर कॉस्ट वेदर इट इज फिक्स और वेरिएबल, फिक्स में कौन सा, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, जनरल फिक्स कॉस्ट नहीं, वो दोनों का रिलेवेंट आएगा। हर वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट है। और पास्ट का चाहे वो स्पेसिफिक था या जनरल था, कोई भी फिक्स कॉस्ट है वो इरिलेवेंट है, और कोई भी वेरिएबल कॉस्ट है इवन वो भी इरिलेवेंट है, क्योंकि जो इनकर हो चुका है वो वापस रिकवर नहीं होता। एक बार पैसा दिया वो गए। आ समझ में? ठीक है, ये हो गया। अभी इसके अलावा जो कैश एक्सपेंसेस है वो रिलेवेंट आएगा, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो अपन गिनेंगे इरिलेवेंट। एग्जाम्पल वही बेस्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नॉन कैश डेप्रिसिएशन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज इरिलेवेंट कॉस्ट। जो कैश एक्सपेंसेस रहेगा वो अपने को रिलेवेंट गिनना है। आया समझ में? तो ये दोनों का एक कॉमन रूल सेट होगा रिगार्डिंग रिलेवेंट कॉस्टिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके एक्सपेंसेस के एलिमेंट लेंगे। जैसे मटेरियल, तो मटेरियल में कौन सा कॉस्ट रिलेवेंट, कौन सा इरिलेवेंट। वैसे लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। तो वन बाय वन अपने को चार, ये मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ये अपने को वन बाय वन एग्जांपल लेके सीखना है। आया समझ में? ठीक है, अब ये जो सम रहेगा ना, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत बड़ा रहेगा। देखो, 1 पेज, 1.5 पेज का सम्स है। ठीक है, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे ना, हार्डली 1 पेज का रहता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, सब में तुम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा, और उस पे से तुम लोग को पिक करना है कि इसमें से रिलेवेंट कौन सा है, इरिलेवेंट कौन सा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बहुत सारा देख के रखा रहेगा। अगर ऐसे हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये, ऐसे हुआ तो ये। तुम लोग को रूल अप्लाई करके ये डिसाइड करना है कि ये सब में से कौन सा रिलेवेंट है, बाकी सब इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है। पता चला? ठीक है, चलो तो ये लिख के रखो, ये रफ करता हूं। हमें फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, मटेरियल के लिए। एक है ना रिलेवेंट में, एक और लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स।
ये हो गया, रफ करो। ओके, अभी यहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोग देंगे। पहले जनरल रूल ये आएगा कि मटेरियल कुछ नहीं बोला, सबने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का मटेरियल लगेगा। ठीक है, अब ये नहीं बोला कि मटेरियल अपने पास है नहीं है क्या है, कुछ सिचुएशन बताया नहीं। तो जनरल रूल ये है कि मटेरियल ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो आएगा रिलेवेंट। तो कुछ नहीं बोला, मटेरियल को रिलेवेंट में ही काउंट करना है, यानी कि अपना जो स्टेटमेंट आएगा उसमें 10,000 रुपया अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लोग मटेरियल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकता है? पहला, वो लोग बोलेंगे कि 10,000 रुपये का मटेरियल चाहिए और अपने पास उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो लोग अपने को 3 से 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे। एक इंफॉर्मेशन ये रहेगा जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला तो न्यू परचेज का कॉस्ट। ठीक है, न्यू परचेज का कॉस्ट। दूसरा, वो लोग देते हैं अपने को रीसेल प्राइस। ठीक है, रीसेल प्राइस यानी कि स्क्रैप वैल्यू। अगर ये मटेरियल को तुम मार्केट में बेचने को गए तो अभी क्या प्राइस मिल सकता है, उसे बोलते हैं रीसेल प्राइस। और एक वो लोग देंगे एग्जिस्टिंग परचेज प्राइस। ठीक है, हमने वो कितने में खरीदा है। अब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि मटेरियल का भाव कंटिन्यू फ्लक्चुएट होता है। तो सपोज हमने 2 महीने पहले खरीदा था तो ये मटेरियल फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का मिला, पर केजी 20 रुपए। ठीक है, अभी तो ना नया लेने को गए। ठीक है, जैसे अपन टेक्निकली बोलेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस, तो रिप्लेसमेंट प्राइस है सपोज 22 रुपया, अभी भाव बढ़ गए 2 रुपया बढ़ गए, तो 22 रुपया भाव चल रहा है। और अगर सपोज उन लोग को मटेरियल नहीं चाहिए और तो लोग मार्केट में उसको बेचने को गए, स्क्रैप में ही बेचोगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी वो रीसेल में बिक भी जाता है। ठीक है, तो बेचने को गए तो सपोज 19 रुपीज मिलेगा। सामने वाले को भी प्रॉफिट चाहिए ना कमाने के लिए, क्योंकि वो तुम लोग से खरीद के किसी और को बेचेगा। ठीक है, तो 19 रुपीज में वो सपोज तुम लोग से खरीदेगा। तो ये 3 प्राइस दिया रहेगा। अब तुम लोग को 3 प्राइस में से कौन से सिचुएशन में कौन सा प्राइस रिलेवेंट आएगा, ये तुम लोग को सोचना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो पहला है रिप्लेसमेंट प्राइस। अपने एग्जांपल में वो 22 रुपीज है। रीसेल प्राइस 19 रुपीज है और एग्जिस्टिंग परचेज प्राइस ये 20 रुपीज है।
ठीक है। तो अब ये तीन में से क्या रिलेवेंट, तो अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को नया खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये आएगा 22 रुपया रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिलेवेंट। तो रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज ₹22। समझ में आया? तो पर केजी ₹22 का प्राइस लो, जितना केजीज मटेरियल चाहिए, सपोज 1000 केजी चाहिए तो 1000 इंटू 22, 22,000 रुपए का कॉस्ट अपन कॉस्ट शीट में ले ले। ठीक है। दूसरा, वो लोग अपने को बताएंगे कि ये जो मटेरियल अपने को चाहिए ये अपने पास ऑलरेडी स्टॉक में है। अब उस पर दो सिचुएशन, अगर वो स्टॉक में है तो क्यों है? ठीक है। तो या तो वो कोई और प्रोडक्ट के लिए अपन रेगुलर में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपना एक गोडाउन इमेजिन करो, वो गोडाउन में अपने पास वो मटेरियल है। ठीक है। अब वो जो मटेरियल अपने पास अवेलेबल है वो कोई और प्रोडक्ट के लिए अपन यूज कर रहे हैं। अब सडनली हमने वो उठा के हमने एक नया प्रोडक्ट के लिए वो मटेरियल को यूज कर लिया, तो तुम लोग को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए वो मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं तो खरीदना ही है ना। तुम लोग किसके नाम से खरीदते हो मैटर नहीं करता है। अभी जो खरीद रहे हो वो क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि तुम लोग नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। ठीक है। तो तुम लोग ने जस्ट एक इमेजिन करो कि ये मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, प्रोडक्ट ए, उसके लिए स्टॉक रेगुलरली यूज हो रहा है। अभी मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट बी, वन टाइम ऑर्डर है सपोज। अब ये स्टॉक अगर मैं प्रोडक्ट बी के लिए यूज कर लूं तो मुझे ए के लिए स्टॉक कम पड़ेगा, तो मुझे खरीदना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे नहीं बोलने का कि मैं वो तो रेगुलर प्रोडक्ट के लिए खरीद रहा हूँ, नहीं कि प्रोडक्ट ए के लिए खरीद रहा हूँ। प्रोडक्ट ए के लिए खरीदने की जरूरत नहीं थी अगर अपन प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल यूज नहीं करते तो। यानी कि अगर ए के लिए भी खरीदा तो भी वो रीजन तो प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए रीजन नहीं। समझा? तो कुछ भी हो जाए दोनों को नया खरीदना है। अगर नया खरीदना है तो दोनों के लिए रिलेवेंट क्या? परचेज प्राइस, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पॉइंट समझा? ठीक है। तो इफ इट इज रेगुलरली यूज्ड, ये वर्ड को इंपॉर्टेंस देना है। ये वर्ड्स मैं बार बार सब में रिपीट करूंगा। की वर्ड्स है, ये वर्ड देखा तो उनको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि क्या रिलेवेंट है। ठीक है। तो अगर नॉट इन स्टॉक, स्टॉक में है ही नहीं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कोई माइंड में डाउट आना ही नहीं चाहिए। लेकिन इतना सीधे सीधे तो सब में कभी देंगे नहीं। ठीक है। तो लोग ऑलवेज बताएंगे कि स्टॉक है। अब उस पर दो सिचुएशन, रेगुलरली यूज्ड और नॉट रेगुलरली यूज्ड। तो रेगुलरली यूज्ड रहेगा तो रिलेवेंट कॉस्ट आएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज 22। अब इस पे ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। मेरे पास इसका सपोज 800 केजी का स्टॉक है, 800 केजी का। ठीक है। और मुझे चाहिए प्रोडक्ट बी के लिए 1000 केजी। तो मुझे बताओ ये केस पे क्या करोगे? मैंने ये 800 केजी खरीदा था 20 रुपए में, अभी नया मिल रहा है 22 रुपए में। ठीक है। तो मेरे पास 800 केजी का स्टॉक है और मुझे 1000 केजी चाहिए, तो इस पर रिलेवेंट क्या गिनूं मैं? जरा सोच के बता, एकदम प्रॉपरली रूल अप्लाई करना है। हम्म। हमने ए के लिए रखा था 800 केजी, अब उसी में से अपन बी के लिए यूज करें और अपने को बी के लिए टोटल चाहिए 1000, 800 अपने पास है, यानी कि 200 और खरीदना पड़ेगा। तो चलो बताओ क्या करोगे, रिलेवेंट क्या गिनोगे? प्रोडक्शन दोनों का करना है। ऑब्वियसली दोनों का करना है, ये तो अपना रेगुलर प्रोडक्ट है, ये अपना वन टाइम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी। कितने के लिए? 800 के लिए, 200 के लिए या 1000 के लिए? 200 के लिए 22, 22 200 के लिए 22, और 800 के लिए 800 के लिए तो वो तो ये ओके। ओके।
अब देखो यहाँ पे ना दोनों को दो रूल्स एक साथ अप्लाई हो रहा है। 1000 में से 800 अपने पास है तो वो अवेलेबल इन स्टॉक वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और जो 200 अपने पास नहीं है उसके लिए नॉट इन स्टॉक वाला अप्लाई होगा। अगर नॉट इन स्टॉक है तो 200 केजी 22 पे खरीदना ही पड़ेगा, तो उससे तो कोई डाउट है ही नहीं। अब रिगार्डिंग 800, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग केसेस लिया है कि 800 क्या है, रेगुलरली यूज्ड है या नॉट रेगुलरली यूज्ड है। और अगर 800 रेगुलरली यूज्ड है, जैसे मैंने बताया कि 800 केजी प्रोडक्ट ए के लिए खरीदा यानी कि रेगुलरली यूज्ड है, ठीक है। तो वो केस में अगर तुम लोग उसको प्रोडक्ट बी के लिए यूज करोगे तो प्रोडक्ट ए के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि 200 के लिए भी 22 रुपया, 800 के लिए भी 22 रुपया, यानी कि टोटल 1000 के लिए 22 रुपया आएगा। लेकिन ब्लाइंडली जंप नहीं करने का कि 1000 के लिए 800 रुपया मीन्स 1000 के लिए 22 रुपया ले लो। 800 का रूल अलग से अप्लाई होगा, 200 का रूल अलग से अप्लाई होगा। पता चला, ठीक है। तो अगर वो रेगुलरली यूज्ड में है तो रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट, नॉट रेगुलरली यूज्ड। अब ये सिचुएशन क्या है, मेरे पास 800 केजी मटेरियल है जो मैंने सपोज प्रोडक्ट ए के लिए खरीदा था। अब सडनली कोई रीजन से प्रोडक्ट ए डिसकंटिन्यू हो गए, अभी हम लोग प्रोडक्ट ए नहीं बनाते, तो 800 केजी गोडाउन में ऐसे ही पड़ा है, उसका कोई यूज ही नहीं, ठीक है। अभी अपने को वन टाइम ऑर्डर मिला प्रोडक्ट बी का और बी के लिए मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले केस पे क्या हो रहा था कि अगर तुम लोग बी के लिए मटेरियल यूज करोगे तो तुम लोग को ए के लिए खरीदना पड़ेगा। अब वो ए के लिए खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, प्रोडक्ट बनाते ही नहीं, अपन डिसकंटिन्यू कर लिया वो प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब ये केस में रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा, पहले तो देखो इस पे अगेन दो रूल अप्लाई होगा। अगर 1000 में से 800 केजी अपने पास है तो 200 केजी तो अपने को खरीदना है, तो उसके लिए नॉट इन स्टॉक 22 रुपए का प्राइस आएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जो 800 केजी अपने को चाहिए, ठीक है, वो मटेरियल अपने पास अभी यूज में नहीं, मींस रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए 800 केजी के लिए 22, 19 या 20, 19, 20, 19, 20, 19। ओके, अब इस पे देखो फर्स्ट थिंग, ये जो एग्जिस्टिंग परचेज प्राइस है ना, वो इन द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बन चुका है। एक बार पैसा डाला वो वापस नहीं आएगा। और जनरल रूल ये बोलता है कि ऑल टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट वेदर इट इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इज इरिलेवेंट। तो ये 20 रुपया इरिलेवेंट है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल हमने खरीद लिया है और अगर उसका कोई यूज नहीं है और अगर प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं करते तो ये मटेरियल को क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, तो तुम लोग को 19 रुपीज रिकवर हो जाता है। अब अगर तुम लोग ने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया तो तुम लोग ये बेच नहीं पाओगे, और अगर बेच नहीं पाओगे तो तुम लोग का 19 रुपीज का इनकम लॉस्ट हो रहा है, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट में लास्ट टाइम हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा है, हाँ समझ में। तो 19 इज रिलेवेंट बीइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इफ इट इज नॉट रेगुलरली यूज्ड, रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू रीसेल प्राइस, दैट इज ₹19। समझ में आया, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां तक का सिचुएशन एकदम अच्छे से जाता है। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा माइंड को प्रेशर देने वाला पार्ट है, थोड़ा ध्यान से दोनों को सुनना पड़ेगा। अब सिचुएशन ऐसा है कि मेरे पास मटेरियल का एक स्टॉक है, सपोज 800 केजी है, जो प्रोडक्ट ए के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे ये स्टॉक प्रोडक्ट बी के लिए यूज करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पे हुआ था कि अगर वो प्रोडक्ट ए के लिए यूज हो रहा है तो अगर हमने बी के लिए यूज कर लिया तो ए के लिए खरीदना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में ये स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है, तो दोनों खरीद नहीं पाओगे। तो दोनों क्या पे जो रूल फॉलो कर रहे थे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो, वो रिलेवेंट गिन लो, वो तभी रिलेवेंट होगा जब भी ना खरीदने का पॉसिबल है।
ठीक है, अगर पॉसिबल ही नहीं है ना, मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, तो ये केस में प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करके दोनों को प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल को यूज करना पड़ेगा। मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, मार्केट में अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो ये केस में रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। हम लोग कॉस्ट शीट किसका बना रहे हैं, ए का या बी का? बी का। तो दोनों को बी के लिए मटेरियल का कॉस्ट क्या लेना चाहिए उसके कॉस्ट शीट में, ये अपन यहाँ पे डिसाइड कर। पॉइंट आया समझ में? ठीक है, मटेरियल बी के लिए क्या लेना है तो बताओ। ओके, यहां पे जो रिलेवेंट कॉस्ट आएगा वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कंट्रीब्यूशन पर केजी sacrificed। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल सेक्रीफाइस्ड। अब देखो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा। वेरिएबल कॉस्ट होता है एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट यानी कि 20 रुपया प्लस कंट्रीब्यूशन पर केजी सेक्रीफाइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट, यानी कि अभी प्रोडक्ट ए सेक्रीफाइस हो रहा है। अब मैं प्रोडक्ट ए का कॉस्ट शीट बनाता हूं। मटेरियल सपोज इसको फॉर एग्जांपल 5 केजी लगता है, 20 रुपए का एक केजी है, यानी कि 1000 नहीं 100 रुपीज का मटेरियल लगेगा। ठीक है, लेबर लगेगा सपोज 50 रुपीज का, और ओवरहेड्स फिक्स प्लस वेरिएबल मिला के सपोज 50 का है, टोटल 200 हो गया। सेलिंग प्राइस सपोज 250 है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा, सॉरी प्रॉफिट आएगा 50। ठीक है, ये सिचुएशन है। सपोज यहाँ पे मैं वेरिएबल ओवरहेड ही ले लेता हूँ, फिक्स ओवरहेड नहीं लेता हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी का सिचुएशन है, 50 रुपए के प्रॉफिट पे अपन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये प्रॉफिट वर्ड यूज करो, उससे अच्छा है कि कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करो। ठीक है, तब पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लूंगा जो 20 रुपया पर केजी है, और कंट्रीब्यूशन पर केजी सेक्रीफाइस्ड, तो मेरा 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस हो रहा है, लेकिन ये 50 रुपया अर्न करने के लिए मैं कितना केजी मटेरियल यूज कर रहा हूँ, 5 केजी, यानी कि पर केजी मेरा 10 रुपए का मटेरियल सॉरी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है, तो मेरे लिए रिलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा 30 रुपया पर केजी। 30 रुपया पर केजी, पता चला? समझ में आया ना? 30 रुपीज। अब सब है ना इस पे ट्विस्ट डालता है। ठीक है, अब ये जो मैंने पूरा ब्रेकअप बताया ना, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट ए लॉस्ट इज ₹50, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 5 kg ऑफ मटेरियल पर यूनिट। तो पूरा ये ब्रेकअप देने की जगह पे वो लोग सिर्फ मेन एलिमेंट बताएगा। क्या बोल रहे हो लोग कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹50 एंड प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 5 kg ऑफ मटेरियल। तो यही आंसर रहेगा। 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 5 केजी पे, यानी कि पर केजी का कंट्रीब्यूशन है 10 रुपया, 30 रुपए का टोटल रिलेवेंट कॉस्ट आएगा। अब मैं वर्डिंग चेंज करो, जरा ध्यान से सुनना। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट ए इज ₹150, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग मटेरियल, विदाउट कंसिडरिंग मटेरियल। ठीक है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 5 kg पर यूनिट। तो वो क्या बोल रहा है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया ना, उस पर मटेरियल का कॉस्ट नहीं लिया, यानी कि लेबर का 50 रुपया लिया, ओवरहेड का 50 रुपया लिया, टोटल कितना हो गया 100, सेलिंग प्राइस कितना है 250, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 150। तो लोग ये 150 बता रहे हैं, लेकिन ये 150 कैलकुलेट करने के टाइम पे उन्हें मटेरियल को नहीं लिया। अब मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको तो लेना ही चाहिए था, लेकिन जानबूझ के अपने को फंसाने के लिए
वो लोग बोल रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूडिंग मटेरियल इज 150। पॉइंट समझा? ठीक है, तो ऐसे केस पे तुमको क्या करने का, तुम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस ले लो। ठीक है, अगर वो लोग ने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के टाइम पे मटेरियल का कॉस्ट नहीं लिया तो हम लोग भी नहीं ले, यानी कि 20 रुपया मत लो। ठीक है, 20 रुपया मत लो, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर केजी ले लो। कंट्रीब्यूशन पर केजी 150 दिया है, 5 kg है, यानी कि कितना प्राइस आएगा, 30। आंसर वही रहता है, आंसर वही रहता है, लेकिन जैसा इंफॉर्मेशन वैसे अपने को वर्किंग करना है। ठीक है, यानी कि अगर वो लोग ने मटेरियल का कॉस्ट कंसिडर किया तो हम लोग को भी कंसिडर करना है, और वो लोग ने अगर मटेरियल का कॉस्ट कंसिडर नहीं किया तो हम लोग भी कंसिडर नहीं करें। ठीक है, तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे बैठते हैं। पता चला क्या? अब वो लोग पूरा ब्रेकअप अपने को देंगे नहीं कि सेलिंग प्राइस कितना है, कि अपन पूरा कैलकुलेट करें वगैरह। अब यहाँ पे कैसे हुआ, अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज ये कंट्रीब्यूशन इज 50, ठीक है, तो मैं एक्चुअली अगर मटेरियल का कॉस्ट निकालो तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन ये ब्रेकअप पता रहेगा तब भी ना। अगर तुमको सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना वर्ड यूज किया कि कंट्रीब्यूशन इज 50, तो बाय डिफॉल्ट उसे मटेरियल भी लिया रहेगा। अगर वो लोग ने मटेरियल लिया तो अपने को भी लेना है। ठीक है, और वो लोग ने अगर बोला कि 150 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, उस पर कोई ब्रेकअप नहीं दिया है। ठीक है, अगर वो लोग ने मटेरियल नहीं लिया है 150 कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो हम लोग भी मटेरियल को कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर दोनों केस पे सेम ही आने वाला है। जैसा इंफॉर्मेशन, जैसा वर्डिंग वो लोग यूज करेंगे, वैसा ही अपने को वर्किंग अप्लाई करना है। पता चला? ठीक है, तो ये हुआ पूरा केस रिगार्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सिचुएशन वो लोग सब में देते हैं, और यही अपने को आंसर के लिए अप्लाई करना है। क्लियर? ये वाले का मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में दोनों को लिखवाता हूँ। ठीक है, दोनों बाकी का जो पार्ट है वो लिख लो। इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये दो का। यहाँ पे कहीं तो एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल बिलो करके कुछ लिख के रखो, और नीचे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल 1, material required material required is currently in use for another product, that is product A.
contribution per unit from product A is rupees 50 and each unit of A requires 5 kgs of material. Each unit of A requires 5 kg of material. Okay, नीचे solution लिखो. Relevant cost equal to variable cost of material plus contribution of product A sacrificed. Contribution of product A sacrificed per kg. Contribution of product A sacrificed per kg. Okay, तो नीचे equal to rupees 20 plus 50 by 5. 50 by 5 equal to rupees 20 plus 10, 30. Okay, example 2. Suppose in example 1, contribution is rupees 150. Contribution is rupees 150 excluding cost of material. Excluding cost of material and 5 kgs are required per unit. And 5 kgs are required per unit. Solution, the relevant cost equal to, again वही formula, variable cost of material plus contribution of A sacrificed. Contribution of A sacrificed per kg. अब जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर ऐसे क्रॉस डालना है, जैसे आपने डाला है. ठीक है, ये रिवीजन में याद है, इसके लिए जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं. ठीक है, तो 20 नहीं लेना है. ठीक है, 150 by 5 तो ₹30. क्लियर है ना? ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग मटेरियल. अब सेम लाइन पे हम लोग को सीखना है अभी नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि लेबर. अब लेबर को स्टोर नहीं कर सकते, तो जैसे यहाँ पे अलग अलग पार्ट था कि इन स्टॉक, नॉट इन स्टॉक वगैरह, तो वैसे नहीं आएगा. सिर्फ अपने को ये वो लोग बताएंगे कि लेबर वो परमानेंट स्टाफ है, कैजुअल वर्कर्स है. ठीक है, वो कैसे टाइप के वर्कर्स है, तो वो उसके ऊपर अपने को डिसाइड करना है कि वो क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है. ठीक है, ओके. फर्स्ट पार्ट आएगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, से बोला कि हम लोग को फॉर एग्जांपल 1000 लेबर आवर्स चाहिए, वर्कर्स का 1000 आवर्स चाहिए. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लेबर और वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगा रिलेवेंट. तो 1000 आवर्स इंटू जो भी उसका पर आवर का रेट रहेगा वो दोनों को लेना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेबर रेट ₹10 पर आवर. ठीक है,
तो यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू ₹10 आवर समझ में 10 पर आवर का रेट लेना है। अभी स्पेसिफिक अगर इंफॉर्मेशन दिया है जैसे फर्स्ट कि जो वर्कर्स है दे आर कैजुअल वर्कर्स, यानी कि दे आर नॉट परमानेंट वर्कर्स। ठीक है, जितना नीड है उतना ही वर्कर्स अपन अपॉइंट करते। तो बहुत बार ऐसे होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग जाओगे यहाँ से तो वो HDFC बैंक के आगे का जो पार्ट है वहाँ पे वर्कर्स का एक बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में लोग आके वहाँ पे खड़े रहते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर मॉर्निंग में वहाँ पे आते हैं और जितने भी उनको वर्कर्स चाहिए 10, 15, 20 उतने वर्कर्स वो लोग उठाएंगे, साइट पे लेके जाएंगे, आज के दिन काम करेंगे, आज का पेमेंट करेंगे, वो लोग फ्री हो गए। कल अगर वर्कर्स की जरूरत आई तो कॉन्ट्रैक्टर वापस आएगा, वरना वो लोग कहीं और जगह पे काम अपना ढूंढेंगे। ठीक है, एट दी एंड कुछ वर्कर ऐसे रहेंगे जिसको कोई कॉन्ट्रैक्टर उठा के लेके नहीं गए, तो वो लोग एक एक बंदे को लोग को पकड़ना स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारे घर पे कुछ काम है क्या, तो हम लोग आके आज करके जाते। ठीक है, तो लोग को खुद को अपना काम ढूंढना है, यानी कि दे आर कैजुअल वर्कर्स। जितना नीड है कंपनी उतने ही वर्कर्स को अपॉइंट करेगा, उतने ही लोगों को वेजेस देना है। यानी कि ये केस में ये प्योरली वेरिएबल हो गया है। ठीक है, तो ये केस में रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू ₹10 पर आवर। 10 रुपए का पर आवर का रेट है, वो 10 रुपया यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कॉस्ट इज रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। दूसरा है कि दे आर फिक्स स्टाफ। ठीक है, कंपनी में वो लोग परमानेंट है, एम्प्लॉइज है, यानी कि वो लोग का ऐसा नहीं कि आज काम पे रखा कल नहीं रखा तो चलेगा, वो लोग को काम पे रखना कंपलसरी है। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर वो एम्प्लॉइज परमानेंट है तो उसका जो कॉस्ट है वो वेरिएबल रहेगा कि फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स होगा। और अगर फिक्स कॉस्ट है तो जनरल रूल हमने सीखा कि फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट। ठीक है, तो अगर ये फिक्स स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, सो दिस इज इररिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, यानी कि इसका कॉस्ट क्या लेना है? नील, जीरो लेना है। ठीक है, अब इस पे ऐसा भी हो सकता है कि वो परमानेंट स्टाफ है और वो फ्री है। फ्री है इन द सेंस अभी कोई अपने पास काम नहीं है। ठीक है, वो लोग ऐसा कंफ्यूज करने को इन्फॉर्मेशन देंगे कि एम्प्लॉइज ऐसे ही बैठे तो हमने ये का वही वर्कर्स को यहाँ पे डाइवर्ट किया। ठीक है, तो बताओ क्या होगा रिलेवेंट कॉस्ट वगैरह। अगर वो फिक्स एम्प्लॉइज है, हम लोग उसको जॉब से नहीं निकालने वाले, तो फ्री है बिजी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा इररिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। पॉइंट समझा? अब इसी सेम वे कि वर्कर्स आर अवेलेबल, existing workers are busy in some other product. यहाँ पे OT आएगा। No further supply of labor is available. ये वेरी सिमिलर टू मटेरियल का, जहाँ पे मटेरियल है वो प्रोडक्ट ए के लिए बन रहा है, यूज हो रहा है, और अगर दोनों प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल को यूज करोगे प्रोडक्ट ए को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कर्स रहते हैं कि जो काफी स्किल्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे घर पे इंटीरियर वगैरह करवाते हैं ना, तो तुम लोग देखोगे तो बहुत जैसे लादी वगैरह का जो काम करने वाले वर्कर्स रहते हैं ना, एकदम एक्सीलेंट स्किल्ड वर्कर्स है। ठीक है, वो अनपढ़ है लेकिन वो लोग को अपने फील्ड में मास्टरी है। बाथरूम का जो लादी रहता है, पानी कहीं पे भी डालो वो ऑटोमेटिकली वो सिंक हॉल में ही जाता है। वो स्लोप दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग देखोगे तो तुमको स्लोप दिखता नहीं है, लेकिन दिया हुआ है वो लोग ने। यही काम अगर अपने को बोला तो एक लादी ऊपर एक लादी नीचे, स्लोप कहीं और जा रहा है तो हॉल कहीं पे और है और पानी कहीं पे और जमा हो रहा है, अपने को नहीं जमेगा। पढ़े लिखे लेकिन अपने को नहीं जमेगा, अपन वो एरिया में स्किल्ड नहीं है। तो ऐसे जो स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं ना, ठीक है, वो लोग का स्कैरसिटी है। तो वो लोग अगर कोई जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं
और हम लोग को कहीं और जगह पे उसको डाइवर्ट करना है, तो एग्जिस्टिंग काम को अपने को बंद करना पड़ेगा। तो वहां का जो कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस होगा वो बनेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया समझ में? अगेन यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं कि मटेरियल 100 रुपया लिखा था ना हमने, लेबर आई थिंक 50 लिखा था और वेरिएबल ओवरहेड 50 था, टोटल 200 रुपये का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस था 250, तो 50 का कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग यहाँ पे वही केस लेते हैं 10 रुपीज पर आवर, यानी कि 5 आवर्स इंटू 10, 50 रुपये का लेबर है। तो लोग अगेन दो अलग 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 वे से बताएंगे। लोग बोलेंगे कि कंट्रीब्यूशन इज 50, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 50/5 लेंगे, यानी कि 10 रुपीज पर आवर। और अगर उन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग लेबर कंट्रीब्यूशन इज 100, कैसे 100? ये 100 ये लिया नहीं है, ये 50, तो टोटल 150 होगा, 250 का सेलिंग प्राइस, तो कंट्रीब्यूशन इज 100, ठीक है। तो वो लोग ने अगर 100 लिया, अगर वो लोग ने लेबर नहीं लिया तो हम लोग भी नहीं लेंगे, वो लोग ने लेबर लिया तो हम लोग को भी लेबर लेना है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगेन दो सिचुएशन कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कंट्रीब्यूशन पर आवर सेक्रीफाइस्ड, ठीक है। या तो अगर उन्हें लेबर नहीं लिया तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कंट्रीब्यूशन पर आवर सेक्रीफाइस्ड, अगर वो लोग ने लेबर नहीं लिया तो हम लोग को भी नहीं लेना है, इफ कंट्रीब्यूशन इज एक्सक्लूडिंग लेबर। वो लोग ने अगर लेबर लिया तो हम लोग को भी लेना है, वो लोग ने नहीं लिया तो हम लोग भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये केस में अगर सपोज वो लोग ने लेबर लिया तो 10 रुपीज पर आवर का अपना रेट है रेगुलर, और कंट्रीब्यूशन कितना सेक्रीफाइस हो रहा है 50/5, यानी कि 10, ठीक है। 20 रुपीज पर आवर अपन रिलेवेंट कॉस्ट लेगा। अगर वो ने लेबर नहीं लिया तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 100, तो एग्जिस्टिंग लेबर लेना नहीं है, ठीक है। तो 100/5 यानी कि 20। आंसर दोनों में सेम आएगा, सिर्फ जैसे इंफॉर्मेशन वो लोग देंगे वैसे अपने को अप्लाई करना है। पता चला? ओके चलो लिख लो। चलो अभी नेक्स्ट वाला आएगा वेरिएबल ओवरहेड। तो ये तो ऑलवेज रिलेवेंट ही आएगा, तो जस्ट एक लाइन लिख दो, वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रिलेवेंट। Variable overheads are always relevant. Next, fixed overhead. Next heading, fixed overhead. उस पर लिखो जनरल apportioned applied recovered absorbed overhead are always irrelevant. नेक्स्ट टाइम में लिखो स्पेसिफिक फ्यूचर फिक्स कॉस्ट, स्पेसिफिक फ्यूचर फिक्स कॉस्ट आर रिलेवेंट। ओके नेक्स्ट वन लिखो, नेक्स्ट हेडिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरीज, कॉस्ट ऑफ मशीनरीज। अब ये मशीनरीज का जो कॉस्ट है ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है,
तो यहाँ पे अपन इसको कहने कि थोड़ा सा डिबेट भरा है, मीन्स कुछ जगह पे वो आंसर प्रॉपर लगता है, कुछ जगह पे आंसर प्रॉपर नहीं लगता है। जो मशीन्स का कॉस्ट है उसमें फर्स्ट आएगा डिप्रिसिएशन, ये आएगा ऑलवेज इररिलेवेंट बीइंग नॉन कैश। ठीक है, तो ये रिलेवेंट है। अब मशीन यूज तो हो रहा है, ठीक है, तो ये केस पे भी करे क्या, मीन्स कुछ तो कॉस्ट लेना चाहिए। तो इसके लिए अपने को सब में ना अलग अलग दो इन्फॉर्मेशन दिए गए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जनरली उसका लाइफ 1 साल का वो लोग बताते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए अपन यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये टेक्निक यूज नहीं करते। ठीक है, तो वो लोग बताएंगे कि सपोज प्रोडक्ट लॉन्च करे उसका लाइफ है 1 साल। ठीक है, अब वो लोग अपने को रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताएंगे, मशीन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सपोज नाउ एंड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब भी रिप्लेस किया तो कितना और 1 साल के बाद रिप्लेस किया तो कितना, ये अपने को लोग बताएंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल अभी खरीदा तो 5 लाख का है और 1 साल के बाद अगर खरीदा तो सपोज 4.5 लाख का है। ठीक है, या फिर मैं उल्टा लेता हूँ, भाव बढ़ेगा, 5.5 लाख का है। ठीक है, एक वो लोग बताएंगे रीसेल, रीसेल प्राइस, अभी बेचने को गए तो 3 लाख मिलेगा और 1 साल के बाद बेचने को गए तो सपोज 2.6 लाख ही मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन वो लोग अपने को दे रहे हैं। अब यहाँ पे वो लोग बताएंगे कंपनी ऑलरेडी ऑन्स मशीन्स, कंपनी के पास ऑलरेडी मशीन्स है, यानी कि नया तो लेना नहीं है अभी। तो ये जो प्राइस है अभी 5 लाख का वो अभी पे नहीं करना है क्योंकि मशीन ऑलरेडी है। अब दो सिचुएशन है कि ये जो मशीन है वो रेगुलरली यूज्ड फॉर सम अदर प्रोडक्ट। ठीक है, कोई और प्रोडक्ट के लिए वो रेगुलर में यूज हो रहा है, या तो बताया गया कि मशीन है बट नॉट इन यूज करेंटली। ठीक है, यूज में नहीं है, तो मशीन अपने पास था पहले, सपोज कोई एक प्रोडक्ट अपन बना रहे थे जिसके लिए हमने मशीन लेके रखा था, अभी वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया तो मशीन ऐसे ही फ्री पड़ा है, अभी नए प्रोडक्ट के लिए सेम मशीन यूज हो रहा है तो वो सेकंड केस पे जाएगा। और अगर जो मशीन है वो रेगुलरली बाकी प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी यूज हो रहा है तो वो जाएगा फर्स्ट केस में। ठीक है, अब ऐसे केस में रिलेवेंट कॉस्ट क्या गिने, तो रिलेवेंट कॉस्ट फर्स्ट केस में दोनों को क्या लगता है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 5 या 5.5, 5। कंफर्म, रिलेवेंट कॉस्ट आएगा डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं यहाँ पे नंबर्स को चेंज करता हूँ, यहाँ पे वो फिट नहीं बैठ रहा है, 4.5 लेता हूँ। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है कि अगर सपोज अपन नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अपने पास ऑलरेडी मशीन है, वो कोई और प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो नए प्रोडक्ट के लिए नया मशीन लेना पड़ेगा। कितने का आएगा वो, 5 लाख का। और अगर अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते तो मशीन 1 साल के बाद खरीदते हैं तो भी चलता है ना, क्योंकि जो मशीन ऑलरेडी है वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट है।
तो 1 साल के बाद मे बी पॉसिबल कि ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी वगैरह वो मशीन का भाव कम हो जाएगा। बहुत सारे जगह पे ऐसे हुआ है कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद में उसका भाव काफ़ी कम हुआ। ठीक है, अब जैसे मोबाइल फ़ोन से ले लो, टीवी ले लो, जब ये एलसीडी एलईडी आए थे तभी वो 32 इंच का जो छोटा टीवी अभी आता है, ठीक है, वो टाइम पे 30,000 40,000 जब भी लॉन्च हुआ था तभी वो प्राइस पे था। वो 42 इंच का जो बड़ा टीवी आता है 42 55 इंच वगैरह, वो सब 50,000 80,000 1 लाख वगैरह था। उसके बाद में स्मार्ट टीवी आए तो नॉर्मल एलईडी टीवी का भाव कम हो गया और आज के डेट में तो 32 इंच का वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 8-9 हज़ार रुपए के भाव में मिलता है। 7,000 8,000 9,000 और प्रॉपर अच्छे ब्रांड का लिया तो 9 से 10,000 9 से 12,000 के रेंज में अच्छे अच्छे ब्रांड का है, एलजी से लेके हर ब्रांड। ठीक है, तो भाव कितना गिर गए। तो इसके लिए अपन ऐसा सोचेंगे कि अगर मशीन आज लिया तो 5 लाख में आएगा और अगर 1 साल के बाद अगर लेते तो 4.5 लाख में आता। तो क्योंकि हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग को 50,000 रुपया ज्यादा पे करना पड़ा। ठीक है, सो दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो होगा रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 4.5 लाख यानी कि 50,000 ये होगा रिलेवेंट कॉस्ट। पता चला। और दूसरा है नॉट इन यूज, मशीन है अपने पास लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, ऐसे ही पड़ा है वो, तो रीसेल प्राइस। ठीक है, अगर अपन नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते तो उसको आज ही स्क्रैप में बेच देते, कितना मिलता, 3 लाख। अब क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च करे जिसका लाइफ 1 साल का है, हम लोग आज स्क्रैप नहीं कर पाएंगे, 1 साल के बाद स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप वैल्यू कम हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे आएगा रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू डिफरेंस इन रीसेल प्राइस। पता चला। अब जो मैं तुमको बोल रहा कि कंट्रोवर्शियल, वो कंट्रोवर्शियल ये है कि ये कहा सबने बोला है कि अगर आज मशीन नहीं खरीदा, ये वाले केस में अगर आज नहीं खरीदा तो 1 साल के बाद खरीदना ही पड़ेगा। अगर जो मशीन सब ऑलरेडी अपने पास है, ठीक है, और वो नहीं है तो और 3-4 साल चले गए। तो हम लोग जो यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं 5 लाख और 4.5 लाख, ठीक है, तो 4.5 जो अपन डिफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं ना, समझा। और एक्चुअली अपन आज मशीन खरीद ही नहीं रहे, जो मशीन है ना उसी में अपन काम चला रहे हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, सन कॉस्ट होगा। तुम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करो या मत करो, तुम लोग वैसे भी मशीन आज तो ले वाले है ही नहीं, तो फिर ये 5 लाख और 4.5 लाख का डिफरेंस क्यों ले रहे हो। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, सब्जेक्ट टू एजम्पशन है। तो एजम्पशन ऐसा करें कि अगर आज खरीदा तो 5 लाख और 1 साल के बाद खरीदा तो 4.5 लाख, यानी कि कंपलसरी है कि 1 साल के बाद उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एकदम बोलते ना कि माइंड में बैठेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए सीए के एग्जाम में ऐसे कुछ समस्या आया है कि जहां पे उन्होंने 2 आंसर दिया सजेस्टेड आंसर में। तो पहला आंसर उन्होंने लिखा कि रिलेवेंट कॉस्ट 50,000 लो, और दूसरे में अल्टरनेटिव आंसर में लिखा कि सिंस इट इज इन द नेचर ऑफ संक कॉस्ट, ठीक है, तुम लोग इसका कॉस्ट लोगे ही, वो इरिलेवेंट बनेगा। तो इसके 2 अल्टरनेटिव्स है, लेकिन जनरली अपन फॉलो करेंगे सीएमए का, सीएमए में से 2 आंसर देते नहीं है, तो अपने को डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही अपने को कंसिडर करना है। बाकी सीए वाले इसमें इरिलेवेंट भी गिन सकते हैं, रिलेवेंट भी गिन सकते हैं। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो लॉजिकल है कि अगर मशीन ऐसे ही पड़ा है तो रख के क्या करोगे, बेच ही दोगे ना। तो वो जो रीसेल वैल्यू कम हो रहा है वो यहाँ पे रिलेवेंट आएगा ही। प्रैक्टिकल लाइफ में इस पे भी थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। अगर तुम लोग प्रैक्टिकली कंपनी में काम करो, तुम लोग के सामने ये सिचुएशन आया, तो लोग को मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा कि अगर सपोज अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया तो मशीन का क्या करोगे, तो लगे नहीं हम लोग को रखना ही है मशीन, तो वो केस पे ये भी रिलेवेंट हो जाएगा ना। तुम लोग अभी बेचने वाले हो ना 1 साल के बाद बेचने वाले हो।
बहुत बार होता है ना कि वो लोग ऐसे ही उसको स्पेयर मशीन के हिसाब से रखते हैं कि कभी मेन मशीन खराब हुआ तो लोग स्पेयर मशीन वहां पे यूज करेंगे, तो बेचने ही नहीं वाले हैं तो ये भी इरिलेवेंट है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में मैनेजमेंट के परसेप्शन पे डिपेंड है, उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है कि वो रिलेवेंट लेना है कि नहीं लेना है। थियोरेटिकली अपने को ऐसा कुछ बताते नहीं है, तो थियोरेटिकली अपने को इसका जो डिफरेंस है वो दोनों को रिलेवेंट गिनना पड़े। समझा? और ये तो मैंने जैसे बताया कि वो कंट्रोवर्शियल है कि अपने को क्या करना है, तो अपन सीएमए के मॉड्यूल के आंसर फॉलो करेंगे तो ये अपने को रिलेवेंट गिनना है। बाकी एक्चुअली ये देखा जाए तो ये भी एक वन ऑफ द इरिलेवेंट कॉस्ट है। क्लियर? आएगा ही वो गारंटेड नहीं है, आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा, क्योंकि अभी सभी क्वेश्चन 7 मार्क्स के ही है। ऐसा गारंटेड नहीं है कि ये आएगा ही। मार्जिनल में कोई भी चैप्टर का वो लोग डाल सकते हैं, ये सब मार्जिनल का ही पार्ट है ऐसे। तो मार्जिनल का ये अपना थर्ड चैप्टर है, ब्रेक इवन हुआ, की फैक्टर हुआ, अब ये तीसरा चैप्टर है ये सीरीज में। ऐसे कुछ 7 चैप्टर्स अराउंड अपने को करने हैं मार्जिनल के। ओके देखो, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 1। A machine which originally cost rupees 12,000 has an estimated life of 10 years and it depreciated at the rate of 1200 per year. तो बराबर 1200 रुपया ले रहे हैं, 12,000 का प्राइस है, 10 साल का लाइफ है, 1200 रुपया पर ईयर। It has been unused for some time, however expected production order did not materialize. ठीक है, तो ये काफी टाइम से मशीन अनयूज्ड है, जो ऑर्डर वो लोग को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। A special order is now being received which would require the use of machine for 2 months. The current net realizable value of the machine is 8,000. NRV क्या है? 8,000 रिप्लेसमेंट या रीसेल? NRV यस, यानी कि रीसेल है। ठीक है, तो उन्होंने बोले कि अभी का जो रीसेल प्राइस है दैट इज 8,000। If it is used for the job, its value is expected to fall to 7,500. ठीक है, तो अभी रीसेल प्राइस 8,000 है, और अगर 2 महीने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर हमने उसको यूज किया तो उसका लाइफ 7,500 हो जाएगा। ठीक है, द बुक वैल्यू द मशीन इज 8,400, बुक वैल्यू 8,400 है। ठीक है, 12,000 में हमने खरीदा था, 10 साल का लाइफ था, 1,200 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो वो डिप्रिसिएशन माइनस कर करके अभी का जो बुक वैल्यू है वो 8,400 है। The routine maintenance of the machine is currently rupees 40 per month. With use, the cost of maintenance and repair would increase to 60 per month. What would be the relevant cost of using the machine for the order so that it can be charged as a minimum price for the order? So machine से related वो लोग बोलते हैं कि relevant cost बताओ। यहाँ पे replacement cost उन्होंने दिया हुआ नहीं है, ये अपने को नहीं दिया। ठीक है, और डिप्रिसिएशन 1,200 रुपया पर एनम में, अपना जो ऑर्डर है वो 2 मंथ्स का है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कितना दिया है, अभी कितना है 40 पर मंथ, और बाय यूज कितना बोला है 60 पर मंथ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। अब इस पे से अपने को डिसाइड करना है क्या रिलेवेंट ले क्या रिलेवेंट नहीं ले। चलो बताओ, सबसे पहले डिप्रिसिएशन इररिलेवेंट नॉन कैश, तो ये चला गया। ठीक है, अब कंपनी ऑलरेडी ऑन्स मशीन, तो यस है कंपनी के पास। रेगुलरली यूज में है क्या, नहीं है, तो नॉट इन यूज वाले में जाएगा।
नॉट इन यूज वाले में रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा? डिफरेंस इन रीसेल। तो ये 8,000 माइनस 7,500 यानी कि 500 रुपीज का रिलेवेंट आएगा। ठीक है, 500 रुपया रिलेवेंट है। दूसरा, बुक वैल्यू का कुछ काम है क्या? नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिलेवेंट होगा क्या? 20 या 60? 60। 20 है। मशीन नॉट इन यूज। हाँ, अच्छा नॉट इन यूज है तो 60 रुपीज आएगा। 60। और पहले 40 पे कर रही थी ना, हाँ, ये रिस्पेक्टिव वो यूज में था या नहीं था। ओके। पता नहीं, वो वर्डिंग देखो, तुम लोग डिसाइड करो। यूज ही नहीं कर रहा तो हम लोग उसको बेच बेच देंगे ना, बेच देंगे तो कॉस्ट नहीं आएगा 60 रुपये, तो 60 रुपये आ रहा है। तो कर ही रहे हैं। ठीक है। 20 आएगा 20। 60 रिलेवेंट आएगा। 60 माइनस 40 20। ठीक है, क्योंकि 60 में से 40 तो एनीवे अपन इंकर कर रहे थे। ठीक है, तो मशीन यूज करने पे इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वो बनेगा रिलेवेंट 20 रुपए का। और ये पर मंथ है, 2 महीने का ऑर्डर है, यानी कि 20 40 रुपए का अपने को रिलेवेंट गिनना पड़ेगा 2 महीने के लिए। पता चला? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आंसर कैसे लिखना है? एक दोनों का पार्ट आएगा जहाँ पे दोनों टेबल बनाओगे, उस पर सभी कॉस्ट का नाम लिखने का। ठीक है, रिलेवेंट रहेगा तो भी उसका नाम आना चाहिए, रिलेवेंट नहीं रहेगा तो भी उसका नाम आना चाहिए। रिलेवेंट रहेगा तो सामने अमाउंट लिखो, रिलेवेंट नहीं रहेगा तो सामने जीरो डाल दो। और नीचे तुम लोग को नोट्स लिखना है टेबल के नीचे, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 वगैरह, और उसका ऊपर रेफरेंस देना है। जैसे वो कंपनी फाइनल अकाउंट में कर रहे थे ना, नोट नंबर 1 2 वगैरह, तो वैसे नोट नंबर नीचे देना है और उस पर रीजन बताना है कि वो रिलेवेंट है तो क्यों है, रिलेवेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। नोट एक एक लाइन में कंप्लीट करने का, ज्यादा भर भर के स्टोरी लिखने का नहीं। ठीक है, नोट नहीं रहेगा तो मार्क्स कट करेगा, तो इसके लिए नोट लिखना कंपलसरी है। हाँ, समझ गए? ठीक है, तो अभी एक काम करो, एग्जाम में थोड़ा पहले टेबल बनाने का, एक पेज छोड़ देने का टेबल के लिए, नेक्स्ट पेज पे नोट लिखना स्टार्ट करने का। अभी तुम लोग को पहले नोट लिखो, बाद में टेबल बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1A, यहाँ पे हाफ सम खत्म हुआ है। 1B टोटली अलग सम है। ठीक है, तो वो एक ही सम का दो पार्ट ऐसा नहीं है, अलग अलग सम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस पर लिखो नोट नंबर 1। दो तीन लाइन का ही है टेबल। ओके, नोट नंबर 1, उस पे लिखो बुक वैल्यू ऑफ ₹8,400, book value of ₹8,400 is irrelevant, being historical cost, is irrelevant being historical cost। दोनों को रीजन बताना है कि रिलेवेंट है तो कौन से बेस पे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है। ठीक है, और इरिलेवेंट है तो क्यों है। तो हिस्टोरिकल वो वन ऑफ द कॉमन रीजन है, फिक्स कॉस्ट एक कॉमन रीजन है, संक कॉस्ट, यानी कि ए ऑप्शन सिलेक्ट करो, बी ऑप्शन सिलेक्ट करो, कॉस्ट सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे संक कॉस्ट। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसके लिए इरिलेवेंट है। यहाँ पे ये नोट हो गया। नोट नंबर 2, depreciation being non-cash expense, depreciation being non-cash expense is irrelevant cost. Depreciation being non-cash expense is irrelevant cost. Number 3, since machine is not in use, since machine is not in use, difference in resale price
difference in resale price will become relevant cost being in the nature of opportunity cost, being in the nature of opportunity cost. समझ में आ रहा है ना? Okay, next number 4. Repairs and maintenance cost would increase. Repairs and maintenance cost would increase by its use. Hence, incremental repairs and maintenance would be relevant cost. ओके चलो अभी टेबल बना दो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस. फर्स्ट वन देखो, डेप्रिसिएशन, उसका नोट नंबर 2 है ना, आई थिंक. नोट नंबर डाल दो, अमाउंट में नील. नेक्स्ट लाइन में लिखो डिफरेंस इन रीसेल, प्राइस, नोट नंबर 3, 500. नेक्स्ट लिखो इंक्रीमेंटल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नोट नंबर 4, ये कितना होगा, 40 रुपया. रेफरेंस के लिए वर्किंग लिख के रखो, 20 × 2 टोटल ले लो, उस पर लिखो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन. डन. चलो अभी पॉइंट नंबर बी. अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है. X Limited has been approached by a customer who would like a special job to be done for him and is willing to pay rupees 22,000 for it. The job would require the following materials. तो 22,000 रुपया सामने वाला पार्टी अपने को देने को तैयार है, यानी कि अपने लिए सेल्स होगा, ठीक है. मटेरियल में क्या क्या चाहिए? मटेरियल है 1,000 यूनिट चाहिए टोटल. ऑलरेडी इन स्टॉक कितना है? तो 0 है. अब क्योंकि स्टॉक है ही नहीं, उसका बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू दोनों 0 दिया है, ठीक है. बुक वैल्यू बोला तो हमने कितने में खरीदा है, रियलाइजेबल वैल्यू यानी क्या, रीसेल वैल्यू, ठीक है. और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने को दिया 6 रुपये. तो मटेरियल ए के लिए बताओ रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा? डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आएगा? 6 रुपये. बी के लिए देखो 1,000 यूनिट अपने को चाहिए, ऑलरेडी इन स्टॉक कितना है? 600, यानी कि बाकी का 400 ये तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है. तो वो उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या आएगा? रिप्लेसमेंट, यानी कि 5 रुपया. अब 600 के लिए क्या होगा वो नीचे सम बताएगा, उसके हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है. सी का देखो 1000 यूनिट चाहिए, स्टॉक में 700 है, यानी कि बाकी का 300 खरीदना है, वो आएगा 4 रुपया. 700 का क्या होगा वो नीचे सम बताएगा. और डी 200 और 200, ठीक है.
उसका भी आगे का पार्ट नीचे सब इन्फॉर्म करेगा। अब पहला, मटेरियल बी इज यूज्ड रेगुलरली बाय एक्स लिमिटेड एंड इफ स्टॉक्स वर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब दे वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू मीट द अदर प्रोडक्शन डिमांड। स्टोरी में जाने का नहीं, दोनों को कीवर्ड्स यहाँ पे ध्यान में रखने का। रेगुलरली यूज्ड, रेगुलरली यूज बोला तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आगे क्या लिखा है नीड टू बी रिप्लेस वगैरह सब फालतू का लोग लंबा लंबा स्टोरी बनाएंगे, वो देखने का नहीं। इफ स्टॉक इज रेगुलरली यूज्ड रिलेवेंट कॉस्ट वुड बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो बी का ऊपर देखो 1000 में से 600 अपने पास था, तो 600 के लिए हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल रहे हैं 5 रुपया, और बाकी का 400 तो खरीदना ही पड़ेगा, तो उसका भी क्या आएगा 5 रुपया, यानी कि टोटल 1000 का 5 रुपया ही आएगा। आया समझ में? चलो अभी सी और डी के बारे में क्या बता रहे। मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सेस परचेज एंड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड यूज। रिस्ट्रिक्टेड यूज यानी अभी वो यूज में नहीं है। आया समझ में? अभी वो यूज में नहीं है। नो अदर यूज कुड बी फाउंड फॉर मटेरियल सी, सी के लिए कोई और यूज नहीं है। ठीक है, बट मटेरियल डी could be used in another job as a substitute for 300 unit of material which currently cost rupees 5 per unit, of which the company has no stock in unit at the present moment. वापस एक बार रेडी करते हैं। Material C and D are in stock as a result of previous excess purchase and they have restricted use. No other use could be found for material C. C के लिए कोई और यूज नहीं है। तो ऊपर देखो C का अपने को 1000 चाहिए, 700 अपने पास है, यानी कि 300 खरीदना पड़ेगा, तो 300 के लिए 4 रुपया रिप्लेसमेंट। और जो 700 अपने पास स्टॉक में है वो लोग बोल रहे कि उसका कोई यूज ही नहीं है, तो 700 का प्राइस क्या लेंगे रीसेल, यानी कि 2.5। तो 700 का 2.5 और 300 का 4 रुपये। समझ में आया सी का? अभी डी के बारे में क्या बता रहे, बट मटेरियल डी कुड बी यूज्ड इन अनदर जॉब as a substitute for 300 unit of material which currently cost rupees 5 per unit, of which company has no unit in stock at the present moment. 5 रुपए का 5 सॉरी ये डी का 200 यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने को लेना पड़ेगा। ऊपर टेबल में देखो 200 यूनिट चाहिए डी, स्टॉक में 200 ही है, यानी कि नया तो खरीदना नहीं है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ नहीं है। अब ये 200 यूनिट वाले बोल रहे हैं कि इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर प्रोडक्ट, वो लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि कहीं और जगह पे यूज हो सकता है। तो अगर अपन वहां से उसको यहाँ पे लेके आए तो वहां के लिए मटेरियल लेना पड़ेगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि डी का जो 200 यूनिट है वो कोई और प्रोडक्ट का 300 यूनिट का सब्सटीट्यूट है। जरा ध्यान से सुनो, डी का जो 200 यूनिट है वो किसी और मटेरियल का 300 यूनिट का सब्सटीट्यूट है। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बनाता हूं, चाय का पाउडर रहता है, ठीक है, 100 रुपया किलो वाला भी मिलता है, और वो ताज, वाह ताज वाला वो 700-800 रुपया किलो वाला भी आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अपने पास टाटा टी वाला एक चाय का पैकेट है जो सपोज फॉर एग्जांपल 300 रुपए का है, ठीक है, और अपने पास एक ताजमहल टी का एक पैकेट है जो 700-800 रुपए का है। अब ऑब्वियसली दोनों में जो स्ट्रॉन्गनेस रहेगा वो अलग अलग रहेगा ना। तो अगर सपोज ताजमहल चाय का 1 चम्मच डाला तो उसके जगह पे टाटा टी का मे भी पॉसिबल कि 2 चम्मच डालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गनेस कम रहेगा, इसलिए तो भाव कम रखा है, वरना लोग भी भाव उतना ही रखते हैं। क्वालिटी में डिफरेंस रखते तभी तो भाव चेंज होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि डी अपने पास 200 यूनिट है, वो किसी और मटेरियल के सब्सटीट्यूट के हिसाब से यूज हो सकता है, लेकिन वो मटेरियल का जो प्राइस है ना वो 300 kg का 5 रुपया है, यानी कि अपना डी का 200 kg इज इक्वल टू 300 kg ऑफ सम अदर मटेरियल। समझ में आया?
डी का 200 इज इक्वल टू 300 ऑफ अदर मटेरियल। तो अगर तुम लोग यहाँ पे 200 केजी यूज करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पे 300 केजी खरीदना पड़ेगा। समझा? तो 300 केजी पे कितना प्राइस जाएगा टोटल? 300 इंटू 5, 1500 रुपया जाएगा। ठीक है। और अगर तुम लोग 200 केजी नया खरीदने को गए, तो 200 केजी का नया भाव कितना है? 9 रुपया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो 200 इंटू 9, 1800 रुपया है। ठीक है। तो तुम लोग तो पैसा बचाने को ट्राई करोगे ना। 1800 रुपया खर्चा करना अच्छा है कि 1500 खर्चा करना अच्छा है? कंपनी को कहीं ना कहीं मटेरियल खरीदना है, तो कोई और मटेरियल खरीदना है या तो डी खरीदना है। डी खरीदा तो 1800 रुपये का आएगा, और अगर अदर मटेरियल खरीदा तो 1500 का आएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1500, 1800 नहीं। पॉइंट समझा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे 1500 का है, तो 1500 रुपये यहाँ पे अपने को प्राइस गिनना है। क्लियर है? जब ये रिवीजन करोगे ना, तुम लोग को फिर भी एक डाउट आएगा। मैं अभी से तुम लोग को बता के रखता हूँ डाउट क्या आएगा। ठीक है। हमने जो चार्ट बनाया ना, उस पर हमने लास्ट में जो पार्ट था वहां पे लिखा था वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस। वो कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस वाला किस्सा तब भी आएगा जब भी वो कोई और फिनिश गुड्स को बंद करके तुम लोग उसको मटेरियल का यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे कोई फिनिश गुड्स को बंद नहीं कर रहे हो, तुम लोग किसी और रॉ मटेरियल के जगह पे डी को यूज कर रहे हो। रॉ मटेरियल का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स पे कंट्रीब्यूशन रहता है। पॉइंट समझा? तो मैं वापस एक बार में आता हूं। बी वाला जो मटेरियल था ना, उसके स्टोरी पे आ जाओ। बी वाले मटेरियल के स्टोरी पे अपने पास 1000 केजी है। 1000 केजी चाहिए है नहीं, स्टॉक में कितना है? 600, यानी कि 400 अपने को खरीदना है। जो 600 है वो अगर तुम लोग ये प्रोडक्ट के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए 600 खरीदना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हमने रिलेवेंट किया। ठीक है। अभी डी के केस में क्या हो रहा है कि डी के केस में वो सपोज एक प्रोडक्ट को नाम दे देते अपन। सपोज प्रोडक्ट बी करके कोई प्रोडक्ट है जहां पे मटेरियल डी यूज हो रहा है, या कुछ और नाम देता हूं। सपोज प्रोडक्ट जेड करके कोई प्रोडक्ट है जहां पे मटेरियल डी यूज हो रहा है। अब जेड के लिए या तो तुम मटेरियल डी को यूज करो, कितना केजी? 200, या तो उसको कोई और मटेरियल भी चलेगा जेड को। ठीक है। लेकिन वो दूसरे मटेरियल का प्राइस कितना? 300 केजी खरीदना पड़ेगा 5 रुपए पे। समझा? तो Z ये अपना एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट Z। पता चला? या तो तुम लोग Z बनाने के लिए मटेरियल D यूज करो, 200 केजी कितने पे खरीदना पड़ेगा? 9 रुपए पे। या तो तुम लोग प्रोडक्ट Z बनाने के लिए मटेरियल सपोज P, कोई एक मटेरियल का नाम दे रहे थे, मटेरियल P यूज करो। कितना यूज करना पड़ेगा? 300 केजी कितने पे? 5 रुपए पे। अब हमारे पास डी स्टॉक में है, ये वाला स्टॉक में नहीं है। ये सबने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है देखो कि फॉर विच देयर इज नो स्टॉक अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी कि ये अपने पास अभी नहीं है, अपने पास डी है। अभी अपन नया प्रोडक्ट अपन बना रहे, अपना प्रोडक्ट। ठीक है। सपोज अपन प्रोडक्ट ए बना रहे और ये वाला मटेरियल यहाँ पे यूज करना है। तो अगर ये यहाँ पे यूज किया तो अपने को Z के लिए मटेरियल कम पड़ेगा। तो Z के लिए क्या खरीदोगे? D खरीदोगे या P खरीदोगे? P, ऑब्वियसली जो सस्ता रहेगा वो खरीदोगे ना। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसे अपन बोलते हैं, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट डी का नहीं लेना है, P का लेना है, क्योंकि P का एक सब्स्टिट्यूट कम प्राइस वाला मटेरियल अवेलेबल है। समझा? जबकि जो मटेरियल बी जो दिया ना, उस पर ऐसा कुछ बोला नहीं था। मटेरियल बी वालों ने क्या बोला कि मटेरियल बी इज ऑलरेडी इन यूज। तो अगर तुम लोग ये प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे तो दूसरे के लिए बी ही खरीदना पड़ेगा। बी के सामने बी ही खरीदना है, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही रिलेवेंट होगा। और यहाँ पे डी के सामने डी नहीं खरीदोगे, तो डी के सामने मटेरियल पी खरीदोगे। डी अभी की तरह यूज नहीं करते तो रीसेल आता।
तुम लोगों को समझा क्या? मटेरियल बी अगेन प्रोडक्ट जेड के लिए यूज हो रहा है। मटेरियल बी वाला, अभी मैं डी वाले का नहीं बोल रहा, बी वाला वो अभी हम लोग जेड के लिए यूज कर रहे हैं। बी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर तुम लोग नए प्रोडक्ट के लिए अगर बी यूज करोगे तो जेड के लिए भी बी खरीदना पड़ेगा। तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो बी का प्राइस है वही उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बनेगा। डी वाला मटेरियल में क्या हुआ? डी वाला मटेरियल अभी यहाँ पे यूज हो रहा है लेकिन उसका एक चीपर सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। तो अगर तुम डी वाला यहाँ पे डाइवर्ट करोगे तो जेड के लिए बी नहीं, सॉरी डी नहीं खरीदोगे, तो ना पी खरीदोगे। तो ये पी का जो प्राइस है ना वो यहाँ पे रिलेवेंट। डिफरेंस समझा? तो ये कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस वाला केस नहीं है, वो तुम लोग को समझना है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे डी वाले के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा 200 इंटू, सॉरी 300 इंटू 5 रुपए। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? What are relevant cost of material in deciding whether or not to accept the contract? Assume all other expenses to this contract to be specifically incurred besides the relevant cost of material is 550। यानी कि मटेरियल का छोड़ के बाकी का जो लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वगैरह जो रिलेवेंट है वो उन्होंने दे दिया है 550 रुपीज है। सिर्फ मटेरियल का अपने को यहाँ पे ऐड करना है। तो कैलसी पे ले रहे हो तुम लोग, मटेरियल ए का 1000 इंटू 6 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, एम प्लस पे डाल दो 1000 इंटू 6। मटेरियल बी का 400 दोनों को खरीदना है 5 रुपए पे, तो 400 इंटू 5 और 600 रेगुलरली यूज्ड, ये वर्ड को फोकस करके रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिलेवेंट होगा। तो 600 इंटू भी 5 ही होगा, तो 600 इंटू 5 एम प्लस। ठीक है, सी का वो बोल रहे हैं कि देर इज नो अदर यूज, कोई अदर यूज नहीं है, तो रीसेल उसका रिलेवेंट होगा। तो 700 का 2.5, तो 700 इंटू 2.5 एम प्लस, और बाकी का जो 300 है वो तो नया खरीदना पड़ेगा, तो 300 के लिए 4 रुपए। ठीक है, अब डी के लिए जैसे हमने डिस्कस किया 300 यूनिट अपन खरीदेंगे 5 रुपए पे, तो 300 इंटू 5। ठीक है, अब जो 550 का अदर कॉस्ट बोला है वो ऐड कर लो, तो 550 भी एम प्लस पे डाल दो, 550 डायरेक्टली एम प्लस में। ठीक है, कितना आ रहा है? 16,000। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 22। प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो। आया समझ में? तो ये ओवरऑल इसका वर्किंग हुआ। टाइम नहीं है अभी, क्या करोगे? और वेट करोगे 5 मिनट? चलेगा ना? ठीक है, तो मैं सिर्फ नोट्स लिखवा देता हूँ। टेबल का जो पार्ट है वो दोनों, कैलकुलेशन पार्ट दोनों कर पाओगे, अभी जो किया वही दोनों को बताना है। तो लिखो नोट नंबर 1, मटेरियल ए इज नॉट इन स्टॉक, material A is not in stock, hence replacement cost is irrelevant. Hence replacement cost is relevant. एक रफ वर्किंग तुम लोग टेबल बना ही दो, आई थिंक वो बेटर रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट करके हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस, पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस। लिखो मटेरियल है नोट नंबर 1, मटेरियल के ब्रैकेट में लिख दो 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6, 6000।
चलो नोट नंबर 2, stock of material B is regularly used. Stock of material B is regularly used. Regularly used, hence replacement cost would be relevant. Replacement cost would be relevant. टेबल में आ जाओ, मटेरियल बी. अब इस पे ना एक्चुअली 1000 पे डायरेक्ट 5 रुपये आ रहा है, क्योंकि 300 यूनिट, सॉरी 400 यूनिट के लिए भी 5 है, 600 के लिए भी 5 है, बराबर. तो दोनों 1000 पे 5 रुपये ले लोगे चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो स्टॉक में है उसका अलग से लिखते हैं, स्टॉक में नहीं उसका अलग से लिखते हैं. ठीक है, तो बी को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो नॉट इन स्टॉक, नॉट इन स्टॉक, उस पे 400 इंटू 5, और नेक्स्ट टाइम में लिखो इन स्टॉक, उसका 600 इंटू 5. आया ना समझ में? चलो नेक्स्ट, मटेरियल सी. नोट नंबर 3, मटेरियल सी. स्टॉक ऑफ मटेरियल सी इज नॉट इन यूज. Stock of material C is not in use, hence resale value, यानी कि ये सब में उसका रियलाइजेबल वैल्यू करके वर्ड यूज किया, जो एक्चुअली सब में दिया रहेगा वो यूज करने का तुम लोग को भी. रियलाइजेबल वैल्यू इज रिलेवेंट. नीचे लिखो टेबल में मटेरियल सी, अंडरलाइन. नहीं 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 नहीं. हाँ, मटेरियल सी अंडरलाइन, नॉट इन स्टॉक, नॉट इन स्टॉक, उस पे 300 इंटू 4. ठीक है, इन स्टॉक, इन स्टॉक 700 इंटू 2.5. नेक्स्ट, मटेरियल डी. स्टॉक ऑफ मटेरियल डी, stock of material D can be used as a substitute of 300 units. Stock of material D can be used as a substitute of 300 units of other material, costing rupees 5 per unit, costing rupees 5 per unit. Hence, relevant cost would be lower of डैश करके नीचे लिखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डी, replacement cost of material D equal to 200 into 9. Number 2, replacement cost of other material, replacement cost of other material equal to 300 into 5, 1500. तो नीचे टेबल में लिखो मटेरियल डी, उस पर बाइफर्केशन देना नहीं है, जो भी है वो स्टॉक में ही है. ठीक है, तो डायरेक्टली 1500 का अमाउंट लिख दो, नोट नंबर डाल दो.
हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में अदर रिलेवेंट कॉस्ट, अदर रिलेवेंट कॉस्ट 550, इस पे कुछ नोट लिखने की जरूरत नहीं है। अदर रिलेवेंट कॉस्ट 550, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट 16,000 आया था ना, 16,000। नेक्स्ट लाइन सेलिंग प्राइस 22,000, प्रॉफिट 6,000। Conclusion, a special order can be accepted. Special order can be accepted since relevant profit would be rupees 6,000. Since relevant profit would be rupees 6,000. समझा क्या?